हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता अरोरा, योर फैकल्टी फॉर इंग्लिश। आई होप आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एज यू नो, आपका एग्ज़ाम है 12 ऑफ अक्टूबर को। IBPS PO का आपका पेपर है, जिसमें एक पेपर हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। अच्छा, जो आपका IBPS PO का जो ये एग्ज़ाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर आता है जी, इसमें आपके दो टॉपिक आते हैं। एक है ऐसे राइटिंग और दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें से आज जो हमारी क्लास कंडक्ट हो रही है वो है ऐसे राइटिंग की। तो पहले एक बेसिक हम जरा समझ लेते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पेपर में ये जो दो टॉपिक हैं इनका क्या वेटेज है और कितना टाइम हमको इसमें देना है। ठीक है, तो पहले इसको जरा सा हम समझ लेते हैं जी। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर ये एक टेबल दिख रहा है जो कि हमारे नोटिफिकेशन में से हमने लिया है, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ये जो पेपर हमको मिल रहा है, जिसमें ऐसे राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमको गिवन है, ये दो टॉपिक हमको एग्जाम में मिल रहे होते हैं। अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल ये जो पेपर है इसका टाइम हमको मिल जाएगा 30 मिनट्स का। कितना टाइम मिलेगा? 30 मिनट्स का, जिसका वेटेज जो रहेगा आपका 25। ठीक है, अगर हम देखें कि इसमें आपका पर टॉपिक इसका जो वेटेज है वो कितना है, तो इसको हम जरा यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ऐसे राइटिंग एक टॉपिक आपको ये मिलेगा। अगर हम देख पा रहे हैं कि 25 मार्क्स में हमको ये मिल रहा है, तो 15 मार्क्स हम काउंट करके चल रहे हैं ऐसे राइटिंग के, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपकी जो एग्जाम है उसमें दो टॉपिक है जिसमें 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का वेटेज है, और टाइम जो टोटल टाइम हमको गिवन है वो कितना दे करके रखा है? 30 मिनट्स का। तो जरा हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऐसे राइटिंग में हमको कितना टाइम देना है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमको कितना टाइम देना चाहिए। तो अगर आप ऐसे राइटिंग की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि इसमें आपको 12 से 13 मिनट राइटिंग के देने चाहिए। ठीक है, 12 से 13 मिनट प्लस 2 to 3 मिनट्स आप गिन के चलिए प्रूफ रीडिंग के। कितने? 2 to 3 मिनट प्रूफ रीडिंग। ठीक है, अब प्रूफ रीडिंग होता क्या है? जो भी मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, ये जो ऐसे हमने लिखा है इसको लिखने के बाद 2 से 3 मिनट लगा करके हमको इसको चेक करना है कि हमने कहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं स्पेस देना तो नहीं रह गया। तो ये सारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको हमको चेक करना होता है, जिसके लिए हमको 2 से 3 मिनट रिक्वायर्ड है। तो 12 से 13 मिनट जो है हमको ऐसे राइटिंग के लिए रखने हैं, प्लस 2 to 3 मिनट्स हमको प्रूफ रीडिंग, सिर्फ ऐसे का प्रूफ रीडिंग के लिए रखने हैं। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो मेरे को टोटल कितना? 16 मिनट्स ऐसे के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर आप RC की बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा मानना है कि आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या? जैसे कि आपको एक पैसेज गिवन होगा, ठीक है, इस पैसेज के ऊपर इन्होंने 4 to 5 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए वहां पर आपको लिखना होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो टाइप करना रहेगा, और पर क्वेश्चन आपको 30 to 40 मिनट्स का वर्ड आपको मिलेंगे लिखने के लिए। ठीक है, और ये जो 4 to 5 क्वेश्चंस है इसको RC से पढ़ करके हमको फिर लिखना है, तो इसके लिए 8 से 10 मिनट इनफ होंगे। पर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमको 2 मिनट का टाइम तो स्टिल मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 से 3 मिनट अगेन हम प्रूफ रीडिंग में यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि 12 से 13 मिनट जो है RC के लिए हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 16 मिनट का टाइम ऐसे राइटिंग के लिए, और 12 से 13 मिनट का जो टाइम हमको मिलेगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी हमारे पास 1-2 मिनट का कुछ टाइम बचेगा, तो जिसमें ओवरऑल हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, जैसे अगर ऐसे राइटिंग में हमसे कोई एक आध पॉइंट लिखना रह गया है तो हम उसको लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या हम प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं प्रॉपर। अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि ऐसे राइटिंग जो है 15 मार्क्स का है, 12-13 मिनट टाइम हमने देख लिया।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने ये देख लिया कि 10 नंबर में हमको मिल रहा है एक पैसेज जिसके ऊपर से 4 या 5 क्वेश्चन बना करके हमको दिए जिसमें हमको लिखना होगा, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है IBPS PO का, ठीक है। अब अगर हम आज की क्लास में हम पहले तो हम ऐसे राइटिंग देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे से अप्रोच पूछेंगे कि आपकी एग्जाम में अगर ये दोनों टॉपिक आ रहे हैं तो पहले हमको क्या करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको आरसी कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि इट्स इजी। यहाँ पर हमको कोई एनालाइज नहीं करना है, हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हमारा उतना टाइम नहीं जाएगा। प्लस जो कंटेंट है वो कंटेंट पढ़ करके हमको आंसर देना है, तो उसमें 8 से 10 मिनट के अंदर हो सकता है कि हम यहाँ पर टाइम गेन कर ले। इट कैन बी पॉसिबल कि हम यहाँ पर इसको प्रूफ रीडिंग के साथ में 12 मिनट में ही कवर कर रहे हैं, तो बाकी का पूरा टाइम हमको ऐसे राइटिंग के लिए मिल जाएगा। जिसमें जब देखो ऐसे राइटिंग जो हमको मिलेगा ये कम से कम 2 से 3 टॉपिक, 2 to 3 टॉपिक्स हमको गिवन होंगे, उसमें से हमको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको टॉपिक सिलेक्शन के लिए प्लस टॉपिक सिलेक्शन के साथ में आपकी आउटलाइन आपको वहां पर ही बना लेनी होगी। आउटलाइन का मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है ऐसे राइटिंग में, ठीक है, मान लो कि मैंने कोई भी एक टॉपिक, 3 टॉपिक थे उसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, देन अब मुझको क्या करना होगा, ये जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं, मेन बॉडी में क्या लिखूं, एंड कंक्लूजन में क्या लिखूं, तो उसका एक पहले आउटलाइन या स्केलेटन, ठीक है, हमको इसको प्रिपेयर कर लेना होता है, जिसमें हमको एक आध मिनट या 2 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें आप टाइम गेन कर सकते हो अगर आप आरसी पहले अटेम्प्ट कर लेते हो तो, ठीक है। और एल्स ये पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि स्टूडेंट को क्या बेटर ऑप्शन लगता है, उनको आरसी करना या ऐसे राइटिंग, तो वो उनकी अपनी प्रैक्टिस पे चला जाता है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आरसी पहले परफॉर्म करिएगा। ओके, गॉट इट। अगर किसी को यहाँ पर कुछ मार्क करना है, कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके, चलो तो जरा हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ऐसे राइटिंग में जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है टॉपिक सिलेक्शन हमको करना रहेगा, जो अभी मैंने आपको समझाया। आपकी ऐसे राइटिंग की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी आपको मिल रही है, 250 से 300 वर्ड्स। कितना? 250 to 300 वर्ड्स हमको इसी लिमिट के अंदर लिखना है। देखो, आप 250 से नीचे नहीं जा सकते और 300 से ऊपर नहीं जा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा 270 लिख सकते हैं, 280 लिख सकते हैं, 260 तक स्टिल चलेगा, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज 270, 280, 285, 290, इवन 300, अगर पूरे भी आप 300 लेते हो तो भी चलेगा, इसके ऊपर ना जाइएगा और 250 के नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी टाइपिंग स्पीड ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि हमको 300 वर्ड्स लिखने हैं जिसमें हमको प्रोसेस भी करना है, लाइक हमको सोचना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मशीन की तरह लिख रहे हैं, हमको कुछ तो वहां पर एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक आ रहे हैं वहीं पर हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। हमको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या यूं कह ले कि उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारा कंटेंट नहीं है, तो हम वहीं पर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दैट्स वाई आपकी रीडिंग की आपकी राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए। गॉट इट? जैसा कि मैंने ये आपको टाइम का अभी बता ही दिया। ऐसे राइटिंग में और मेजर जो हमारे पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो है लैंग्वेज, ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, प्लस ऑब्वियसली कंटेंट। इसको ना भूलिएगा, ठीक है। आपकी लैंग्वेज आप क्या यूज कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ग्रामर सही है या गलत है, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि ये आपकी जो एग्जाम हो रही है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर पे ही आपकी एग्जाम होनी है, तो कंप्यूटर पे जब एग्जाम होगी तो सबसे पहले तो फॉर्मेट पकड़ लेंगे कि आपने क्या फॉर्मेट दिया है, किस तरह से लिखा है। आपका ग्रामर वो पकड़ लेंगे, पंक्चुएशन में कोई मिस्टेक होगी तो वो पकड़ लेंगे, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक होगी तो वो पकड़ लेंगे। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो लिखना छोड़ देते हैं, ठीक है, या यूं कह ले कि लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। उनके पास कंटेंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर गलतियां कर दी तो भी दिक्कत है। कई बार ऐसा होगा कि हमारी लैंग्वेज या जो हमारे सेंटेंसेस है हम बहुत सही यूज करेंगे, ग्रामर हमारा एकदम सही है, पंक्चुएशन में हमको कोई मिस्टेक नहीं होती, जितने वर्ड्स हम लिखते हैं हमको सारी स्पेलिंग्स, लेकिन हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, आपको इन चारों को भी
परफेक्ट करना है, देन कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए कि आप अच्छे से लिख सके, तो जाकर के आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर है जी? चलिए, तो थोड़ा सा हम अब कोशिश करते हैं हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने जो कहा कि आपको जो ऐसे राइटिंग करनी है, तो ऐसे राइटिंग में आपको कंटेंट, लैंग्वेज, इन सब का ध्यान रखना है, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है और जो फॉर्मेट है, इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, हमारा जो भी ऐसे राइटिंग होगा, इसके 3 पार्ट हमारे हमको देखने को मिलते हैं। एक हमको मिलता है क्या? इंट्रोडक्शन। दूसरा हमको मिलता है मेन बॉडी, और तीसरा जो है वो हमको मिलता है कंक्लूजन। राइटिंग के लिए थोड़ा माफी चाहती हूँ जी। तो इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी और कंक्लूजन में हमको, क्योंकि हमारे पास ना एक लिमिट है, लिमिट क्या है? 250 से 300 वर्ड्स, ठीक है। हमको जो भी करना है इसी में करना है। तो इंट्रोडक्शन में हमको 40 to 50 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और कंक्लूजन में भी हमको 40 to 50 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनके पास कंटेंट नहीं होता, तो इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा दे देते हैं, कंक्लूजन भी बहुत बड़ा दे देते हैं, लेकिन मेन बॉडी सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दे देते हैं। तो हमको वो गलती नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन का, ठीक है, जिसमें भी हमको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 40 to 50 वर्ड्स। अगर आप सही कहेंगे तो आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको ऊपर के साइड में वर्ड काउंट दे करके रखा होगा। जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे, वहां पर आपकी काउंटिंग, वहां पर आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं वो आपको वहां पर पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो मान करके चलिए कि जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप 3 to 5 लाइन्स के अंदर लिख रहे हैं। समझ में आया? तो 3 to 5 लाइन्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे उसमें आपका 50 वर्ड्स के हमेशा वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। एंड कंक्लूजन ऑल्सो, ठीक है, कंक्लूजन में भी जो आप लिखेंगे वो आपका 50 वर्ड्स के अंदर ही रहेगा, 4 से 5 लाइन, ठीक है। जो हमको खेलना है वो कहाँ खेलना है? मेन बॉडी में 150 to 180 वर्ड्स हमको ये लिखने हैं। समझ में आया? कितना लिखना है हमको? 150 to 180 वर्ड्स। अब एक चीज ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन कभी भी 4 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ का हमको नहीं मिलना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमेशा हमको एक ही पैराग्राफ का मिलना चाहिए, ठीक है। तो ओनली 1 पैरा यू कैन से, ठीक है, जो 4 से 5 लाइन का हो। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। इंट्रोडक्शन, और जो भी टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जीएसटी का। सपोज आपने जो जीएसटी का टॉपिक है उसको सिलेक्ट किया है, तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, जीएसटी का जो टॉपिक है, अगर इसका इंट्रोडक्शन आप लिखना चाह रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में ही जीएसटी टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन तो कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ले लिया और जीएसटी आप मेन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक गिवन है, तो वो जो टर्म है, जो टाइटल है, उसका इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट पैराग्राफ में ही होना चाहिए हमेशा। इतना समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब मेन बॉडी की अगर आप बात करेंगे, जैसा हमने बोला 150 to 180 वर्ड्स में हमको लिखना है, तो हम यहाँ पर 2 to 3 पैराग्राफ्स जो है वो लिख सकते हैं। मेरा ये सजेशन है कि उसको सम अप करो 2 पैराग्राफ्स में, ठीक है। अगर आप सम अप कर सकते हो 2 पैराग्राफ्स में तो ये बढ़िया बात होगी आपके लिए। 3 पैराग्राफ्स तक ना जाए, क्योंकि जितना लेंदी लिखोगे तो ऑब्वियसली आपका वर्ड काउंट जो है वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि 2 पैराग्राफ्स तक। लेकिन इन एनी केस कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मेन बॉडी 2 पैराग्राफ में हम सम अप नहीं कर सकते हैं, तो हम 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने बोला कि भाई 2 या 3 पैराग्राफ्स में जो आपको लिखना है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, सेम कोई की पॉइंट, ठीक है, उसको हम 2 to 3 पैराग्राफ्स में नहीं लिखेंगे। पहला पॉइंट, यानी कि जैसे अब जीएसटी की अगर बात कर रहे हैं, तो जीएसटी के 3 हमको पॉइंट्स मिल सकते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम एक, जैसे मेन बॉडी में अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई चेंजेस, ठीक है, ठीक है,
तो सिर्फ चेंजेस से रिलेटेड ही मैंने 3 पैराग्राफ बना दिए, मेरे को ये काम नहीं करना है। मुझको क्या करना है, एक पैराग्राफ मैंने ले दिया मेन बॉडी में, ये किसकी बात कर रहे हैं, मेन बॉडी की, ठीक है। मेन बॉडी में एक पैराग्राफ हमारा बन गया चेंजेस का। दूसरा जो पैराग्राफ है वो बेनिफिट्स का, कि भाई बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं, किसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। और तीसरा जो हमारा पैराग्राफ है वो हो सकता है क्या, चैलेंजेस। ये समझ में आया। तो ये 3 पैराग्राफ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही पैराग्राफ में, अगर हम एक पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो लेंदी जरूर हो जाएगा, वो लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेटर फॉर्मेट हमारे पास ये मिलेगा कि भाई एक पैराग्राफ पूरा हमको चेंजेस से रिलेटेड मिल रहा है, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है वो बेनिफिट से रिलेटेड मिल रहा है, जो थर्ड पैराग्राफ है वो हमको चैलेंजेस से मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ एंड एक पैराग्राफ कंक्लूजन का। तो टोटल हमको कितने पैराग्राफ्स मिल गए, 5 पैराग्राफ्स। 5 पैराग्राफ्स टोटल, 5 पैराग्राफ्स से ज्यादा, ठीक है, आपके पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 पैरा, यहाँ पर इज ऑल्सो 1 पैरा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 to 3 पैरा। गॉट इट, समझ में आया, क्लियर है इतना। अब जो भी टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, इंट्रोडक्शन में आएगा। इंट्रोडक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हमको एक बैकग्राउंड देना होता है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी बात हो रही है, हम उसको वहां पर सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम पूरा का पूरा वहीं पर ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पर्पस आप चाहें तो शो कर सकते हैं, ऑब्वियसली पर्पस शो करना ही है, कर सकते हैं नहीं, करना ही है आपको वहां पर कि क्यों लिखा जा रहा है। देन एक और चीज ध्यान रखना, सोशल जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जो सोशल टॉपिक्स होते हैं, उनको छोड़ करके कोई फैक्ट बेस्ड, अगर मेरे को कोई भी ऐसा, जैसे जीएसटी है, या फिर आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, ठीक है, ये जितने टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें हमको अवॉइड करना है क्या, कोट्स देना, ठीक है। हमको कोट से स्टार्ट नहीं करना है, एक पॉइंट ये याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया। अब जो हमारी मेन बॉडी है, जिसमें हमने बोला 150 to 180 वर्ड्स तक मैंने मैक्सिमम लिया है, ठीक है। 2 to 3 सेपरेट पैराग्राफ्स हम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर अभी समझा था जीएसटी के केस में कि भाई हम ईच पैराग्राफ में हम अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर भी आपको दी है कि ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन ओनली 1 मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट। जब हम 2 से 3 पैराग्राफ कर रहे हैं तब, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही पैराग्राफ में तीनों पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। गॉट इट। अब मेन बॉडी में ही जो फैक्ट्स आपको देने हैं, अगर कोई फैक्ट्स देने हैं, कोई रिपोर्ट के बारे में आपको बात करनी है, कोई स्कीम के बारे में बात करनी है, कोई डेटा देना है, ठीक है, तो वो सब कहाँ आएगा, जनरली आपका मेन बॉडी में। और एक्यूरेसी रखनी है आपको, जो भी फैक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिना सोचे समझे, लाइक आपको फैक्ट नहीं पता है लेकिन आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, वो गलती ना करिए। ट्रांजिशन वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, मोर ओवर, हाउ एवर, इन एडिशन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। और फ्लो हमारा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। बेसिक है, अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत है तो उससे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया कि हमारे स्ट्रक्चर में हमको इंट्रोडक्शन मिलेगा, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 पॉइंट हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 1 पैरा ओनली, और मेन बॉडी में 2 to 3 पैराग्राफ्स हम लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 से 3 पैराग्राफ इंडिविजुअल पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हो तो। समझ में आया, क्लियर है। और कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर गिवन है। गॉट इट, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं हम इसमें जी। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में इन्होंने क्या बोला। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ कंक्लूजन में 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है, हमको समराइज करना होता है। देखिए कंक्लूजन एक्चुअली होता क्या है कि जो भी डिस्कशन किया है उसको हम क्या करें, समराइज करें, ठीक है। हमारा जो हमने जो भी हमारा पॉइंट सजेस्ट किया है या जो हमारा स्टांस है, हम उसको क्या करें, रीअफर्म करें। एक और चीज, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पे छोड़िएगा कंक्लूजन, कभी भी नेगेटिव मत होइएगा कंक्लूजन में, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट जो है ये
हमको रहना क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है हमारे कंक्लूजन में, या हमारे अगर हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग में, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन, अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सजेशन दे रहे हैं, वे फॉरवर्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमको ध्यान रखना है, उसकी लैंग्वेज हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमको कोई भी नया आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करना है। क्या बोला यहाँ पर कि कोई भी जो न्यू आर्ग्यूमेंट है हमको उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू आर्ग्यूमेंट्स हियर, गॉट इट। अब यहाँ तो अभी तो हमने ये देखा क्या, स्ट्रक्चर। अब कंटेंट बहुत सिंपल है। कंटेंट जब जब जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया कि जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो टॉपिक बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि टॉपिक में हम क्या लिखेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चाहे तो आप 1 मिनट ले लें टॉपिक सिलेक्शन में, लेकिन जो आपने एक बार टॉपिक सिलेक्ट किया है तो फिर उसकी आउटलाइन ब्रीफ में आपको बना करके उसको लिखना स्टार्ट कर देना पड़ेगा वहां पर। और जो भी आप लिख रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ चल रहा है और आप यहाँ पर जो कंटेंट दे रहे हैं वो कुछ और ही है। कई बच्चे बोलते हैं कि हमको ग्रामर बहुत अच्छा आता है, हमारी स्पेलिंग सारी सही है, लैंग्वेज हम बहुत अच्छी यूज कर लेंगे, लेकिन कंटेंट कुछ चल रहा है और लिख रहे हैं कुछ और है, ठीक है, तो भी मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। जो भी आप व्यू दे रहे हैं बैलेंस्ड होना चाहिए, चाहे आप पॉजिटिव बता रहे हैं चाहे आप नेगेटिव, दोनों ही बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर आपको दे करके रखा है कि अगर इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहां पर दोनों होने चाहिए, प्रॉज एंड कॉन्स भी बताने हैं आपको, चैलेंजेस भी बता सकते हैं, सॉल्यूशन भी बताएंगे आप, ठीक है। वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी कोई भी ऐसे आपका वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर चैलेंजेस की बात की है तो सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बेनिफिट्स की बात की है तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात की है तो अगेन सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, तो ये आपको इस तरह से बैलेंस होकर के चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जरा यहाँ देख लेते हैं कि एक्यूरेसी जो बोला गया है इसमें, कि जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्ट जो आप दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर लैंग्वेज एंड वोकैब की बात करेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मल टोन होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको ऑप्टिमिस्टिक ही रहना है, और ग्रामर में कोई एरर नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि ये ऐसे के लिए हमारी क्या है, एक अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दें, हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी ना क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको लिखने, डायरेक्ट वर्ड्स होने चाहिए, घुमा फिरा करके आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फ्लारी लैंग्वेज यूज नहीं करने हैं, कुछ भी अब्यूसिव लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लिखना है सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। दूसरा, टोन फॉर्मल होना चाहिए, इडियम्स या स्लैंग्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है। जो हमारे जेंजी वाले जो बच्चे हैं जरा सुन ले, यहाँ पर स्लैंग्स आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये खाली जेंजीस के लिए नहीं है, मिलेनियल भी कम नहीं है इस चीज में, ठीक है। तो आप ऑफेंड ना हो जाए कहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस जैसे हम कैन नॉट को कांट लिख देते हैं, डू नॉट को डोंट लिख देते हैं, ठीक है। और कई जगह पर तो ये बहुत बच्चे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है ग्रामर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको लिखना क्या है, आरंट, ठीक है, ये सही ग्रामर है, ठीक है। तो ये चीजों से हमको बचना है। अब लिखना खैर ये भी नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपके ये अपोस्ट्रॉफी वाला जो केस हमको मिल रहा है, इस तरह के आपको कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। तो अगर आप एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट लिख रहे थे तो एम नॉट ही लिखेंगे, बेटर है, ठीक है। आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना चाह रहे थे तो आर नॉट ही आप लिखेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स, जार्गन, अगर आपके कोई ऐसे टेक्निकल, ठीक है, जो भी कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे जीएसटी हमने अभी बोला,
तो जीएसटी से रिलेटेड जो भी टेक्निकल वर्ड्स है या फाइनेंशियल इंक्लूजन है या डिजिटल बैंकिंग की अगर बात कर ले तो उसमें जो जो भी आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और उसका सही यूज हमको आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो इसको जरा सा आप लोग ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जो जो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है उसको एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। जी जी, तो जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि हाँ, ये जो लैंग्वेज जैसे कि हमको यहाँ पर जो सेंटेंसेस मिल रहे हैं, जैसे आप कभी भी जो लिखने का तरीका है ना, ये एक तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज पहले तो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, जैसे बैंक्स आर सुपर कूल, मेक लाइफ इजी। ठीक है, तो इस तरह की जो लैंग्वेज है उसको अवॉइड करिएगा। इससे बेटर है कि आप इस तरह से बोले, प्ले अ वाइटल रोल इन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज हमको जनरली वहां पर यूज करनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी यूज नहीं करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डिजिटाइजेशन रिवोल्यूनाइजेस ट्रांजैक्शनल मॉडलिटीज इन अनप्रेसिडेंटेड वेज। तो बेटर है कि आप सेंटेंस को कुछ ऐसे बोलें कि डिजिटल बैंकिंग मेक्स ट्रांजेक्शन्स फास्टर सिंपलर एंड मोर एक्सेसिबल। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज हमको यूज करनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस कोशिश करिएगा कि छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करें, वही जो हम स्कूल कॉलेज में जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते थे ठीक वैसे ही। बहुत ज्यादा वोकैब भर भर के हमको वहां नहीं लिखनी है, हमको अपना ज्ञान वहां नहीं झाड़ना है कि हमको बहुत वर्ड्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, नहीं। ठीक है, बेटर है कि सिंपल लैंग्वेज लिखिए, सिंपल वोकैब यूज करिए, टेक्निकल वोकैब आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइबर जैसे अब ये सेंटेंस विल डिस्ट्रॉय डिजिटल बैंकिंग, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, हमको नेगेटिव पे एंड नहीं करना है। हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो साइबर सिक्योरिटी है उससे और कस्टमर अवेयरनेस से डिजिटल बैंकिंग को सेफ बनाया जा सकता है, रिलायबल बनाया जा सकता है। तो ऑप्टिमिस्टिक टोन आपको वहां पर देना है। कभी भी इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स या एक्सट्रीम सेंटेंसेस लिखने से बचिए, नेगेटिव हमको सेंटेंस अवॉइड करने लिखने से। फिर जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये आपकी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो व्हाट्सएप लैंग्वेज को अवॉइड करिए। गवर्नमेंट शुड, ये कॉन्ट्रैक्शन में आदत होती है बच्चों को लिखने की, जो आप लोग टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोशिश करिए कि इस तरह की लैंग्वेज आप ना यूज करें, पूरा पूरा वर्ड बना करके लिखे और स्पेलिंग आपकी सही हो। क्लियर? तो ये जो हमने देखा था, फॉर्मल टोन, सिंपल लैंग्वेज, बैलेंस्ड हमारा होना चाहिए व्यू, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रामर फ्री होना चाहिए, तो ये ऐसे के लिए एक अच्छी लैंग्वेज साबित होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी तक आपको ये पता चल गया कि भाई हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किसको कितना वेटेज मिल रहा है, कितना टाइम देना है, प्लस आपको कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, इंट्रोडक्शन कितने वर्ड लिमिट में, आपकी मेन बॉडी, आपका कंक्लूजन कितने वर्ड लिमिट में, ग्रामर और किस तरह की लैंग्वेज हमको यूज करनी है। ये बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको अभी समझ में आ गए। ठीक है, तो जरा सा अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर आगे और क्या बात की गई है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रामर एंड मैकेनिज्म, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे ग्रामर में लाइक स्पेलिंग्स उनकी सारी सही होंगी, ठीक है, लेकिन वो गलती कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। सब्जेक्ट अगर, एक छोटा सा रूल है कि भाई सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर उसके लिए प्रोनाउन बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया, ठीक है, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी मेरा क्या बनेगा, प्लूरल। ठीक है, प्रोनाउन भी क्या बन जाएगा, प्लूरल। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा, वैसे डेटा जो है अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, ये जो नाउन होता है ये प्लूरल होता है, लेकिन कलेक्टिवली जब इसका यूज किया जाता है तो सिंगुलर माना जाता है, तो इसका वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने बैंक्स बोल दिया, ठीक है, अगर मैंने बैंक्स बोल दिया तो हैव यूज करिएगा, हैज ना यूज करिएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो जो आपको
पता होने चाहिए। टेंस की कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं वो टॉपिक क्या है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही सेंटेंस में 2 टेंस बना लिए आपने। सिमिलर सेंटेंस में आपने प्रेजेंट भी यूज कर लिया, पास्ट भी यूज कर लिया, तो ये वेरिएशंस, सडन वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में रह करके कुछ पास्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पुराना कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के भी 1991 में ये रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसके बारे में अगर बताना चाह रहे हैं प्रेजेंट में रह करके, तो वो फ्लो एक जाना चाहिए जिसमें हमको ट्रांजिशन साफ तौर पर देखने को मिल रहा हो। ऐसा नहीं कि हम एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट से सीधा हमने जंप कर दिया पास्ट पे या सीधा जंप कर दिया फ्यूचर पे, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या हमारे जो टेंसेस हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपसे बहुत अच्छे से ये हैंडल हो जाएगा। आर्टिकल्स जहां रिक्वायर्ड है वहां हमें आर्टिकल का केस यूज करना है, जैसे गवर्नमेंट है, आरबीआई है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हमारी, तो उनके साथ में जनरली हम आर्टिकल के केसेस लगाते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आर्टिकल मिसिंग है तो तुरंत आपके पकड़ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने वर्ड फाइल में अगर लिखा हो कभी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर वहां पर कुछ भी, अगर कोई आर्टिकल मिसिंग है या स्पेलिंग लाइक सिंगुलर प्लूरल, तो वो तुरंत कैच हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपके जो कंप्यूटर पे एग्जाम होगी तो तुरंत कैच कर लेगा। सेंटेंसेस ऑब्वियसली शॉर्ट शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। बहुत लेंथी सेंटेंसेस हमको नहीं लिखने जिसमें आपके ग्रामर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस हमको नहीं लिखने, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए, फुल स्टॉप लगा करके नया सेंटेंस बना करके फिर लिखिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कनेक्टर के केसेस आप यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, इधर और हो गया, ठीक है, वेदर और हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कनेक्टर के केसेस आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अब जब जहां पॉसिबल है हमारे लिए एक्टिव वॉइस में लिखना, तो सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में ही लिखेंगे, पैसिव के स्ट्रक्चर में हम नहीं लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जैसा कि आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है कि जो सेंटेंस, जो हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं, जैसे द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी, उस सेंटेंस को जब पैसिव में लिख रहे हैं तो कुछ वर्ड्स हमको ऐड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इससे आपका जो वर्ड काउंट है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जहां पर अगर आपके पास लिखने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, in that scenario only you can use passive voice, otherwise I would not recommend you to write in the passive voice, ठीक है। आपको नहीं लिखना है, जहां तक हो सके अवॉइड करिए, बेटर है। वॉट इट। तो चलिए, ये तो था बेसिक पॉइंट्स हमारे। अब इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कैसे मेन बॉडी लिख सकते हैं, और कैसे हमारा जो कंक्लूजन है या पूरा ऐसे है हम उसको लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जी, पहले तो मैं आपको जरा यहाँ पर जो हमारे एक्सपेक्टेड एसेस के टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, जिसमें एआई तो हॉट फेवरेट है अभी, तो इसके ऊपर तो तैयार कर ही लेना। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, या यूं कह ले कि क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स जो हमको देखने को मिल सकते हैं उसको हमको तैयार करना ही होगा, ठीक है। फिर डिजिटल पेमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि ये बढ़ रहा है, स्मॉलर सिटीज हो के आपके अर्बन सिटीज हो, ठीक है, सब में डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड आपके पास कंटेंट होना कंपलसरी है। एंड क्रिप्टो करेंसी रूल्स अलाइनिंग विथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, ई लर्निंग वर्किंग फॉर इज ई लर्निंग वर्क इज ई लर्निंग वर्किंग फॉर बैंकर्स, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। कैन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ब्रिज द अर्बन एंड रूरल डिवाइड इन इंडिया, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अर्बन एंड रूरल डिवाइड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर आपस में कांटेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये रूरल एरिया में इतना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या यूं कह लेके अगर इलेक्ट्रिसिटी है भी तो किसी के पास इतना इजीली फोन या टैब इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है, या उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क इश्यूज है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइड देखने को मिल रहा है जो कि ग्रोथ में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको जरूर तैयार करिएगा,
फिर रोल ऑफ बैंक्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो हमेशा से ही फेवरेट रहा है टॉपिक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। और जी आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा इसमें तो कि इसमें कंटेंट की तो कोई कमी आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एथिकल चैलेंजेस इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली एथिकल चैलेंज क्रिएट होंगे किसमें, एआई के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो एआई फर्स्ट नंबर 10 नंबर में भी हमको दोनों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जरा आगे और जरा देख लेते हैं कि और कौन से हमको टॉपिक्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैशलेस इकोनॉमी, मैंने टोटल आपको 20 टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं कि जो कि आपके एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा फ्रॉड के केसेस काफी ज्यादा पिछले कुछ टाइम से तो फ्रॉड के केसेस काफी बढ़ चुके हैं, आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा, या हैकिंग के केसेस बढ़ चुके हैं, आपका व्हाट्सअप हैक होना या आपका इंस्टाग्राम हैक होना, ये तो बहुत कॉमन अभी सुनने में आ रहा है, ठीक है। फिर जो एआई है, एआई एंड ऑटोमेशन इन बैंकिंग, ठीक है, जो बैंकिंग सर्विसेज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है एआई, तो एआई अगेन हमको मिल गया है यहाँ पर। बैंकिंग के रिफॉर्म्स कह लो या बैंकिंग मर्जर्स यहाँ जैसे 20th नंबर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैंक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गए आपके, ठीक है, इसको जरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन सोशल मीडिया, ये तो अभी नेपाल वाला जो केस हुआ उसके बाद इस पे आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसके आने के चांसेस हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि जो एनवायरमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें हमको मिलता ही है। फिर ईवी से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक हमारा आ सकता है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट या सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, इससे जुड़े हुए हमको मिल सकते हैं। जो ग्रीन हाइड्रोजन है या ग्रीन फ्यूल है, ठीक है, इससे जुड़े हुए हमको कोई टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत एक बेस उसका क्लियर रखिएगा, उसके बारे में कुछ कंटेंट आपको मिल जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक्स है जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। अब अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज बताऊं, जैसा कि अगर कोई जैसे जीएसटी, अगर मेरे को एक टॉपिक मिल गया है जीएसटी के बारे में, अगर मेरे को बोला जा रहा है कि लिखो, ठीक है, तो जो भी टॉपिक है हमारा उसके लिए पहले आपको एक आउटलाइन, ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आप करोगे क्या कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। तो 40 से 50 वर्ड में अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। अब जीएसटी जो रिजीम है, जो चेंजेस हुए हैं जीएसटी 2.0, सपोज इसके ऊपर मेरे को इन्होंने दिया है रिफॉर्म्स इन जीएसटी, तो अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं जैसे जो रिसेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा स्टार्ट ही वही रहेगा कि हमने क्या किया है, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पर क्या किया, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। अब ये जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसको हम जीएसटी 2.0 से भी जानते हैं, तो इस पॉइंट को भी चाहें तो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, जीएसटी 2.0। अब ये क्यों किया गया, तो वाई का आंसर आप यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट बता सकते हैं कि सिंप्लीफाई करना था हमको, क्या स्लैब सिंप्लीफाई करने थे, ठीक है। तो हमको क्या करना था, स्लैब्स जो है सिंप्लीफाई करने थे, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। टैक्स स्लैब लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना था, रिड्यूसिंग बर्डन ऑन कंज्यूमर्स या मिडिल क्लास, यूं कह ले, कंज्यूमर्स लिख लीजिएगा, ठीक है, या कस्टमर्स लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमको करना क्या है यहाँ पर, हम क्यों लेकर के आए, तो प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, फॉर बूस्टिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हम इंट्रोडक्शन में हमारे दे सकते हैं। क्या हम पहले बता सकते हैं कि ये रिफॉर्म्स, हाल ही में ये रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, जिसको जीएसटी 2.0 से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो वाई, ये क्यों किए गए, टू सिंप्लीफाई दी टैक्स स्लैब्स, फॉर रिड्यूसिंग बर्डन ऑन कंज्यूमर्स एंड बूस्टिंग प्रोडक्शन, and to help our economy, or to
स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके लिए ये जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें मेरे को ये कुछ 4-5 पॉइंट मिल गए जिससे कि मैं 40 to 50 वर्ड्स में लिख सकती हूँ। तो इस तरह से एक स्केलेटन आपको जल्दी से तैयार कर लेना होता है। गॉट इट। अगर आप मेन बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, तो मेन बॉडी में मैंने आपको बताया था कि आपको कौन से 3 एस्पेक्ट लिखने हैं। तो मैं इसको अभी फिलहाल रफ कर रही हूँ, तो जिनको लिखना हो तो वो उसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो मेन बॉडी की, तो मेन बॉडी में ठीक है, मेन बॉडी में आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ, जी माफ करिएगा, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो किस पे होगा, चेंजेस, ठीक है, किस पे होगा, चेंजेस। तो अगर आप चेंजेस की बात करोगे तो चेंजेस में अगर हम देख पाते हैं कि चेंजेस हमको क्या मिले हैं यहाँ पर, तो प्रीवियस जो हमारा स्लैब था वो कितने स्लैब्स थे हमारे, 4 स्लैब थे। एक हमारा स्लैब था 5% का, ठीक है। दूसरा जो हमारा स्लैब था वो था 12% का, ठीक है। तीसरा जो हमारा स्लैब था वो 18% का था, और चौथा जो स्लैब था वो 28% का हमारा यहाँ पर स्लैब था, ठीक है। तो ये हमको प्रीवियस स्लैब्स मिल रहे थे। और अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है रैशनलाइजेशन स्लैब्स के अगर हम देखते हैं तो वो हो चुके हैं। ये अब 3 टियर स्ट्रक्चर्स बन करके रह गया है। क्या, 3 टियर स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमको फर्स्ट ईयर क्या मिल रहा है, 5% का, यानी 5% का स्लैब है। दूसरा जो है वो 12% का है, और जो तीसरा है वो आपको मिल रहा है 40% का। अब एक इसमें एक और चीज जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने ये 1 2 3 4 करके लिखा है। आपके पास एग्जाम में वहां पर इतना स्पेस नहीं होगा, क्योंकि आप एक स्पेस दोगे वो काउंट होगा, ठीक है। यानी आप जो स्पेस दे करके आगे एंटर करोगे, ठीक है, तो एंटर 2 बार आप नहीं दे सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको एक ही लाइन में लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पर आपको एक ही लाइन में लिखना है कि प्रीवियस स्लैब्स क्या आते, तो 5% कॉमा 18% कॉमा, सॉरी 5% 12% 18%, ये कॉमा कॉमा करके लिखना है। नाउ इट इज नाउ 3 टियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें फिर आप कॉमा करके आप लिख सकते हैं 5% 12% 40%, ठीक है, और 40%, जिसमें जो हमारा ये जो स्लैब है 12% वाला, 12% वाला जो स्लैब था प्रीवियसली वो अब सम अप हो गया है 5% वाले स्लैब में, ठीक है जी। तो माफ करिएगा, ये जो स्लैब है ये तो खत्म हो चुका है, जो यहाँ पर था 12% वाला, ये अब हो चुका है 18%, यानी कि अब हमारे पास 3 स्लैब कौन से हैं, एक है 5%, दूसरा है 18%, और जो तीसरा है वो हमको मिल रहा है 40%। तो जो 12% वाला था वो हमारा 5% में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो 28% वाला जो था, ठीक है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स थे या जो भी उसमें टैक्स के उन्होंने रखे थे वो हमको अब 18% में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यानी 90% से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो 18% पे शिफ्ट हो चुके हैं, और 12% वाले 5% पे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको हमने 40% में रखा है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे 40% में कौन से प्रोडक्ट्स है, तो लग्जरी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लग्जरी गुड्स है, और साथ में सिन गुड्स। कौन से गुड्स, सिन गुड्स। तो जो चेंजेस हैं, ठीक है, जरा ध्यान से, जो चेंजेस है उसमें हम प्रीवियस जो हमारा स्लैब्स है वो बताएंगे 5 12 18 और 28, और जो अब का 3 टियर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम बताएंगे 5% 18% एंड 40%, ठीक है। जिसमें जो 12% वाला जो स्लैब था वो 5% में जा चुका है, ठीक है। और जो 28% वाला जो स्लैब था उसकी ज्यादातर आइटम्स अब हमारी 18% में आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं जिसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक टियर हमारा है, एक स्लैब हमको मिल रहा है 40% का, जिसमें लग्जरी गुड्स है, हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर रखा है। दूसरा जो सिन गुड्स हैं, जैसे सिन गुड्स कौन से, जो टोबैको हो गया या सिगरेट हो गया, ठीक है, तो वो सिन प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमको क्या करना है, डिस्करेज करना है। तो आप ये चाहें तो ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें चेंजेस के जो हमारा मेन बॉडी का जो पार्ट है, चेंजेस एक पैराग्राफ है, इसमें लग्जरी गुड्स क्या हैं, अनसीन गुड्स क्या हैं, चाहे तो 1 2 एग्जांपल के थ्रू इसको बता सकते हैं। प्लस ऐसा क्यों किया गया, सिन गुड्स क्यों हमने 40% और लग्जरी गुड्स क्यों,
तो ऑब्वियसली जो नॉन एसेंशियल जो गुड्स हैं उसको डिस्करेज करने के लिए, और ये जो सिन गुड्स है इसका यूज कम हो सके इसके लिए हमने इसको 40% की कैटेगरी में डाल दिया है, डिस्करेज करने के लिए। ठीक है, तो ये चेंजेस मैं आपको यहाँ पर ये शो कर सकते हैं आप। ठीक है, गॉट इट। तो जरा इसी में हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मेन बॉडी का जो दूसरा हमारा पैराग्राफ बनेगा उसमें हम क्या बता सकते हैं। तो उसमें हम बेनिफिट्स बता सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं? बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स कंज्यूमर के पॉइंट से हम बता सकते हैं भाई, कंज्यूमर के ऑब्वियसली कंज्यूमर अगर हम देखते हैं तो जो ज्यादातर हमको लोअर एंड मिडिल क्लास जो हमको मिल रहे हैं उनको बेनिफिट इसमें मिलेगा, क्योंकि जो हमारी एसेंशियल जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, डेली रूटीन के जो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, डेली रूटीन के हमारे प्रोडक्ट्स हो गए वो चीप हो गए, हमारी मेडिसिन जो हैं वो चीप हो गई है। ठीक है, मेडिसिन चीप हो गए हैं। ठीक है, हॉस्पिटल किट्स हमारी चीप हो गई है। ठीक है, तो ये काफी सारे हमको जो बेनिफिट्स हैं। फिर आपके स्मॉल अप्लायंसेस हो गए, ठीक है, वो चीप हो गए। ठीक है, स्मॉल अप्लायंसेस, इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, वो हमारे चीप हो गए। तो कंज्यूमर को बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली हमको मिला है। ठीक है, दूसरा जो बेनिफिट है वो किसको मिला है? तो इंडस्ट्री को या बिजनेस को हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ईज ऑफ डूइंग जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो हमको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, लिटिगेशंस कम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमने सिंपल कर दिया है 5, 12 एंड 40%, जिसमें हमने बहुत इजीली प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स 5% में आएंगे, कौन से हमारे 12% सॉरी 18% में आएंगे, और कौन से हमारे 40% में आएंगे, उसको हमने क्या कर दिया है वहां पर बहुत इजीली क्लासिफाई कर दिया। तो एक बेनिफिट हमको इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेनिफिट साइड से अगर आप देखेंगे तो ये हमको देखने को मिल रहा है। ये सेकंड जो पैराग्राफ है मेन बॉडी का वो हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं वहां पर। अगर हम थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं मेन बॉडी के, तो हम चैलेंजेस, कुछ 2-3 चैलेंजेस हम जरूर शो कर सकते हैं। जैसे जो चैलेंज मिलेगा, सबसे बड़ा चैलेंज मिल जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को चैलेंज क्या मिलेगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनका जो स्मॉल टर्म का जो रेवेन्यू है, ठीक है, जैसे आपका गवर्नमेंट का स्मॉल टर्म का जो रेवेन्यू उनको मिलता है उसमें लॉस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चैलेंज हमको ये मिलेगा। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस होंगे, इसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, इतना भी इजी नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन के जो चैलेंजेस है वो आ जाएंगे, और गवर्नमेंट को जो हमको यहाँ पर कुछ लॉस देखने को, रेवेन्यू के कुछ बेस पे अगर हम बोल सकते हैं तो थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हो गए। तो मेन बॉडी में हमको चेंजेस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चैलेंजेस मिल रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। कंक्लूजन अगर आप बात करेंगे तो कंक्लूजन में हमको, जरा मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर लिख देती हूँ जी। अगर आप बात करेंगे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में ऑब्वियसली एक वेलकम मूव है ये। ठीक है, क्या है ये? एक वेलकम मूव है। ठीक है, ये जो लेकर के आए हम, ठीक है, तो है क्या, ये कर क्या आ रहा है? ये सिंपलर जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी तरफ हमको शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपलर टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ हमको शिफ्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमारा मिडिल क्लास है, ठीक है, लोअर या अपर मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, उनको ये बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तीसरा जो अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली भी अगर आप बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे हम बोल रहे हैं, तो उसमें हमको हमारी स्टैंडिंग जो है इम्प्रूव होते हुए दिखेगी। ठीक है, बर्डन जो है वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को आप फिर से चाहें तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमने लिखा है उन पॉइंट्स के साथ में कनेक्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारी इकोनॉमी क्या होगी, इससे बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, स्ट्रेंथन, स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी को मिलेगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके हमको 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर जीएसटी तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि ये टॉपिक हमको कुछ देखने को मिल सकता है।
गॉट इट? जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स तो आपको यहीं पर दे दिए हैं। इसी के ऊपर अगर आप लिख लेंगे तो इजीली आप 250 से 300 वर्ड्स जो है आराम से आप इन्हीं पे लिख सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सेशन हमारा लेंदी जरूर है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपने एंड से कि आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से यहाँ पर दे दूं। ठीक है, तो जरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर जो है मैंने आपको टॉपिक की कुछ टॉपिक्स के आउटलाइंस दिए हैं ऑलरेडी यहाँ पर। जैसा अगर आप देख रहे हो डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, हमको यहाँ पर, मेरे को 2 मिनट दे, मैं जरा चेंज कर लूँ पेन जो है, मैं चेंज कर लूँ जी, थैंक यू। जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है डिजिटल बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, तो यहाँ हम साफ तौर पे क्या देख पा रहे हैं कि जो टॉपिक है उसी में हमको यहाँ पर दे दिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो मेन बॉडी में 2 पैराग्राफ तो हमारे यही हो गए। एक पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन का बन जाएगा। इंट्रोडक्शन का क्या, जिसमें हम बताएंगे कि भाई जो डिजिटल बैंकिंग है वो कैसे ग्रो हो रही है, अडॉप्शन हो रहा है, पेमेंट जो है वो ग्रो हो रहा है, सर्विसेज ये क्या कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर देने की आपको कोशिश की। और अपॉर्चुनिटीज की अगर आप बात करेंगे तो भी कन्वीनियंस, ऑब्वियसली लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट है डिजिटल बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि अब हर किसी के पास में है कि भाई ऑनलाइन वो पेमेंट करेगा तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट होगा तो ऑनलाइन आपका पेमेंट होगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे हमको देखने को मिलेगा। कैशलेस इकोनॉमी, जो हमारा एक टारगेट है कि भाई हमारी इकोनॉमी जो है वो कैशलेस हो जाए, तो ये उसका एक बेनिफिट, एक अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल रही है डिजिटल बैंकिंग के थ्रू। अब एक यहाँ पर फैक्ट जो है वो हमको यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, 10 बिलियन जो यूपीआई यूजर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हुए हैं 2023 में। ठीक है, ऑब्वियसली अभी हम चल रहे हैं 2025 में। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, तो एक बार जरूर आप फैक्ट यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। 2025 का अगर कोई डेटा आपको मिलता है तो उसको जरूर यहाँ पर आप कोट करिएगा। ठीक है, मुझको 2023 का ही फिलहाल डेटा मिला था तो मैंने उसी को यहाँ पर साइट किया है। ओके, देन चैलेंजेस की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे डिजिटल बैंकिंग है तो इसमें फ्रॉड होने के, ठीक है, लोगों के साथ में जो फ्रॉड के केसेस है वो बढ़ चुके हैं, ये तो बहुत सुनने में हमको आ रहा है। दूसरा साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज है। डिजिटल लिटरेसी, लोगों में लिटरेसी, अभी अगर हम बात करेंगे तो साक्षरता की दर हमारे देश में काफी कम है, तो वैसे में डिजिटल लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं तो ये चैलेंज है हमारे सामने। ठीक है, कि पहले तो लिटरेट होना पड़ेगा लोगों को, देन डिजिटल लिटरेसी की हम बात कर पाएंगे। वैसे ही रूरल एरिया में कनेक्टिविटी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो डिजिटल पेमेंट या बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग हम क्या ही बात करें, तो चैलेंजेस हैं हमारे सामने ये सारे। फिर चैलेंजेस के साथ में अगर चाहें तो आप यहीं पर सॉल्यूशन 2 या 3 लाइन में चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर मेन बॉडी में कंटेंट थोड़ा कम था तो एक अलग पैराग्राफ बना करके भी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप अलग पैराग्राफ बना रहे हैं तो सिर्फ 2 लाइन लिख करके ना छोड़िएगा, कम से कम भी 4 से 5 लाइन का वो पैराग्राफ हो। गॉट इट? तो फ्रॉड डिटेक्शन किया जा सकता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, ऑब्वियसली लिटरेसी वाला पॉइंट हम बता सकते हैं, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है इसको बूस्ट किया जा सकता है, ठीक है, एनहांस किया जा सकता है नेटवर्क को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में ऑब्वियसली कि भाई ये क्यों जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है, या बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है। ठीक है, सिर्फ ये एक लाइक ऐसा नहीं है कि ये हम कुछ थोप रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, नहीं, ये एक नेसेसिटी बन गया है कि आज की डेट में हमको ये, क्योंकि नहीं तो ये डिवाइड बढ़ता जाएगा। अगेन वही पॉइंट आ जाएगा कि डिजिटल डिवाइड, जिसको एक, ये बहुत अच्छा टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको भी थोड़ा सा तैयार करिएगा, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आउटलाइन मैंने आपको यहाँ पर दी है, जिस पे थोड़ा सा काम करिएगा, जिसको लिखने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और 250 से 300 वर्ड इजीली हम इस पे लिख सकते हैं अगर हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं तो। ठीक है, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, देखो फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर आप बात करोगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली होता क्या है, जो भी हमारे फाइनेंसेस है, या यूं कह लेंगे जो हमारी इनकम है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसका नॉलेज,
इनकम हो गया, फंड हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है, जो हमारे फाइनेंसेस हैं, जैसे अगर मान लो कि आप वर्किंग है, आपकी एक इनकम आ रही है, तो आप कैसे उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, आपके पास जो भी फाइनेंस है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कहाँ कैसे बजट बना रहे हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, ठीक है, वो सारा नॉलेज, उसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी। जो कि अगर इसका देखो, इसका बेनिफिट बताऊं उसके पहले सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आएगा लिटरेसी, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो। लिटरेसी, लोगों में लिटरेसी ही अभी, अगर हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ इंडिया की ही अगर हम बात कर ले तो अलग अलग स्टेट में आपको लिटरेसी का जो रेट है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की तो अगर हम बात करते हैं तो अभी बहुत हमको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी अगर इंडिया में अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए न्यू है कि भी आपको कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना आपको सेव करना चाहिए। तो ये टर्म लोग यूज ही नहीं कर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा मिडिल क्लास ही इतना बड़ा है, जो कि अगर देख पा रहे हैं कि मिडिल क्लास में एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी कम हो गया है, प्लस लोगों के पास जॉब है भी तो वो उतनी है कि वो कमा करके खा सके। तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल लिटरेसी का होना या इसकी बात करना, तो ये हमारे लिए अभी क्या है, चैलेंज है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ पर के एबिलिटी, ठीक है, हम कैसे इसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका डेफिनेशन से हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए और नेशनल ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कुछ प्रोडक्टिविटी हमको हमारे देश में भी होते हुए देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली हम सेव करके रखेंगे कहाँ, बैंक में, हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, या तो प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, जो भी होगा इंडिया के किसी भी एसेट्स में हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी। अब बेनिफिट्स की अगर बात करोगे तो बजट में ऑब्वियसली हेल्प करता है, जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्टिविटी में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव्स जैसे जनधन जो हमारी योजना आई थी, तो उसमें ये कोशिश की गई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो सके, प्लस इंडिपेंडेंस आ सके, ठीक है, क्योंकि अगर आप वुमेन की बात करोगे तो अगर उनके पास खुद का एक बैंक अकाउंट है तो वो सेविंग कुछ करके रख सकती है। अदरवाइज घर पे अगर आपके हाथ में अगर कैश है या अगर अमाउंट है तो वो शायद, क्योंकि अगर रूरल एरिया में आप देखेंगे तो कुछ हाथ में एट द एंड उनके नहीं रह पाता है, ठीक है। सॉल्यूशंस की अगर आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, उसके लिए पहले लिटरेसी पे काम किया जाना चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, इंक्लूसिव बैंकिंग, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये होना चाहिए। अब अगर आप इसका कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में भी हम ये कुछ ही पॉइंट्स जो हमने लिखा है उन्हीं पॉइंट्स से हम बना सकते हैं कि अवेयरनेस, और ये क्योंकि एक नेसेसिटी है तो अवेयरनेस से और प्रॉपर पॉलिसी से हम इंश्योर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को। गॉट इट? समझ में आया? अब ये जो तीसरा जो टॉपिक है जिसमें हमने चैलेंजेस की बात की है, ठीक है, एआई के एथिकल चैलेंजेस, तो इसको एक बार जरा आप देखिएगा तो हम पहले तो यही बता सकते हैं कि भाई एआई से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, एथिकल डायलेमा हमको क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्योंकि एआई का अडॉप्शन या यूं कह ले कि बहुत रैपिड ग्रोथ इसका देखने को मिल रहा है, हर सेक्टर में एआई यूज किया जा रहा है अब, ठीक है। इश्यूज इसके जो हमको यहाँ पर मिल रहे हैं तो थोड़ा इस पे काम करिएगा। सॉल्यूशंस, तो गाइडलाइंस, ऑडिट्स, अवेयरनेस, ये कुछ हमको सॉल्यूशंस इसके मिल रहे हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स भी है तो ऑब्वियसली कुछ हार्म हमको देखने को इसका मिलता है, जिसको हम कोशिश कर सकते हैं कम करने की या उसको हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एथिकल जो एआई है वो क्या इंश्योर करेगा, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट सोसाइटी विदाउट हार्म, ठीक है। ओके, तो ये जो 3 टॉपिक है इसके मैंने आउटलाइन आपको यहाँ पर जरा समझाए हैं अच्छे से, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपके जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैंने टोटल 20 टॉपिक्स आपको दिए हैं और इन 20 टॉपिक्स के यहाँ पर
ठीक है, जैसे यहाँ पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एआई इन बैंकिंग, इन सब के मैंने यहाँ पर जो है आउटलाइंस आपको दी है। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं, पहला जो हमको यहाँ पर टॉपिक मिल रहा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्योंकि ये एक चैलेंज हमारे लिए बन गया है। अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन जो है 65% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स के नीचे है अभी, यानी कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी काफी यंग है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है और उसमें जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो कि 65% जो पॉपुलेशन है वो देखा जाए तो यंग है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक सजेशन आपको दूंगी कि एक रिपोर्ट जो है PLFS की रिपोर्ट आती है, ठीक है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है इसको यहाँ पर जरूर साइट करिएगा। यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया कि कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट रेट है और कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो डेटा मिल जाएगा, PLFS की रिपोर्ट आप गूगल करेंगे आपको ये चीज मिल जाएगी वहां से, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, कॉजेज आप चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है भाई। स्किल गैप है, एजुकेशन और इंडस्ट्री का मिसमैच हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, एआई आ रहा है, ठीक है, फिलहाल तो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशंस क्या है, स्किल इंडिया, जैसे कि आपको पता होगा एक बीच में लिंक्डइन पे एक लड़की ने पूरा उसने एक उसके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, वो सारा कुछ उसने रखा था, 50 के ऊपर आई थिंक उसके पास सर्टिफिकेट्स थे, मेडल्स थे, लेकिन स्टिल उसके पास जॉब नहीं थी। तो ये एक मिसमैच हमको देखने को मिल रहा है, स्किल गैप है, या यूं कह ले कि जो स्किल रिक्वायर्ड है वो हमको एजुकेशनल सिस्टम से मिल नहीं रही है। तो ये एक रीजन ये भी बन रहा है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, नॉट कुछ, काफी सारे चेंजेस हमको देखने को मिलने चाहिए उसमें। तो इस सॉल्यूशन के अगर आप बात करेंगे तो सॉल्यूशन में आप ये डाल सकते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस होने चाहिए, जिसमें बचपन से कुछ हमको ऐसी स्किल्स मिले जो हमको जॉब्स के लिए हेल्प करे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने कुछ दिया है, और कलेक्टिव एफर्ट और जो प्लानिंग है, जो पॉलिसीज हैं, वो हमको हेल्प करेगी इस चीज को शॉर्ट करने में, ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने में, ठीक है। वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो है ये भी आपको यहाँ पर डेटा और इसके साथ में मिल रहा है। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में कि कोर्ट से हमको वैसे कभी स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन जो सोशल हमारे टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट मिल रहा है, चाइल्ड अब्यूज मिल गया, ठीक है, तो ऐसे डाउरी हो गया, या ऐसा कोई जो टॉपिक है, सोशल जो एस्पेक्ट है एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम कोर्ट दे करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इनका कोर्ट देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर डेटा मेन बॉडी में ऑब्वियसली आप डेटा दे सकते हैं, 48% जो है पॉपुलेशन वो क्या है, वुमेन की है, जिसमें वर्क फोर्स में सिर्फ कितनी है, 24%। जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें जो वुमेन है वो सिर्फ 24% ही है जो कि एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको जरा एक बार देखिएगा, ये PLFS की रिपोर्ट में ये सारा कुछ डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा, PLFS की रिपोर्ट से गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पर दे करके रखा है। चैलेंजेस, जेंडर, ऑब्वियसली जेंडर बायस हमको देखने को मिलता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो जेंडर इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है, वेज इनइक्वालिटी हमको यहाँ पर, सेम पोजीशन सेम पोस्ट के लिए जो मेल को जो सैलरी मिलती है, तो ऑब्वियसली फीमेल को सेम पोस्ट के लिए कम सैलरी हमको देखने को मिलती है। तो ये एक इनइक्वालिटी वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर PLFS की रिपोर्ट में कुछ हद तक उसके बारे में कुछ क्लू दे करके रखा होगा, उसको देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या है, तो एजुकेशन है, पॉलिसी है, अवेयरनेस है, ठीक है। और एम्पावरमेंट जो है रियलिटी के लिए हमको सोसाइटी में वर्क करना, सोसाइटी में सबके साथ में वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही काम कर रही है, ठीक है, अपने लेवल से हमको इस चीज को स्टार्ट करना होगा, ठीक है, तब जा करके ये गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स है वो हमको हेल्प कर पाएंगे, बेनिफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आउटलाइंस है, तो मैंने आपको यहाँ पर 4-5 टॉपिक की आउटलाइंस इस तरह से बताई है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसके आउटलाइंस यहाँ पर दे करके रखे हैं, भाई मेन बॉडी में क्या लिखना है, सॉरी इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। मेन बॉडी के 2 मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं कि 2 पैराग्राफ अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशंस हैं,
और देन कंक्लूजन में हमारे पास क्या पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप जरूर रिफर करिएगा, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो जरा ये देख लीजिए, ये जो एआई इन बैंकिंग है इसको जरा एक बार अच्छे से देखिए। जी, तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़े इसमें। जी, तो अब वैसे ही यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं उसके मैंने आपको यहाँ आउटलाइंस दिए हैं। कैशलेस इकोनॉमी हो गया, मेरिट्स डिमेरिट्स, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो गए इन बैंकिंग, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी के 2 पैराग्राफ और देन कंक्लूजन, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक बार गो थ्रू करिएगा। अगेन यहाँ पर कुछ और टॉपिक है हमारे पास, वुमेन इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। गॉट इट? जी, तो यहाँ पर अगेन जैसे ई लर्निंग इन बैंकिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, ये एक टॉपिक मिल रहा है। अर्बन एंड रूरल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, इसमें ये आ सकता है। डिजिटल डिवाइड में एक वर्ड यूज कर लिया जाता है डिजिटल डिवाइड, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर। रोल ऑफ बैंक्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक। एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो एक टॉपिक हमको यहाँ पर ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो जरा मैं हट जाती हूँ यहाँ से, तो नीचे के जो पॉइंट्स हैं इसको आप अच्छे से देख जाइए। ओके, गॉट इट। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी टॉपिक्स हमको मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के आपको यहाँ पर आउटलाइन दिए हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लास्ट मोमेंट पे आपके पास करने के लिए, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सर्च ना करना पड़े। तो कैशलेस इकोनॉमी से जुड़े हुए यहाँ पर टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, कुछ तो बहुत सिमिलर होंगे, जो बैंक से जुड़ा हुआ है या इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बैंकिंग, ठीक है, एक अलग टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बैंकिंग, जिसमें आपको ये ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन फाइनेंस, ठीक है, ये मिलेंगे टर्म्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया एंड यूथ, इसके ऊपर तो मैंने एक आरसी अभी सॉरी एक ऐसे जो है वो भी मैंने लिया है, ठीक है, तो उसको वहां देखते हैं। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, तो ये डिबेट हमेशा से रही है, वाई पब्लिक सेक्टर, वाई नॉट प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ आ जाती हूँ, तो नीचे वाला जो आपके 2 पॉइंट्स है उसको जरा अच्छे से देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए थोड़ा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। अब एक मैंने आपको यहाँ पर मॉडल आंसर दिया है, सोशल मीडिया एंड यूथ, बून और बैन। तो सोशल मीडिया के बारे में है, यूथ से जुड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया जो हमारे यूथ पे इम्पैक्ट डाल रहा है वो कैसा है, अच्छा है कि खराब है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है कि अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड्स हमने लिए हैं, 45 वर्ड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमको 45 वर्ड्स में लिखना है तो हम बहुत कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन टॉपिक को बहुत जल्दी से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है यहाँ पर। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, या यूं कह ले कि वो कैसे हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है, तो आउटलाइन में आपको सबसे पहला पॉइंट ही मिल जाएगा सोशल मीडिया में, कि भाई आपको आपका सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या आ रहा है आपकी लाइफ पे, ठीक है। जिसमें भी जो यंगर जनरेशन है उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऐसा है तो हम पढ़ लेते हैं, जैसे इसमें क्या बोला, इन द मॉडर्न वर्ल्ड सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। Among the sectors most affected, the younger generation is reshaping communication, identity, and social activism through platforms like Instagram, YouTube, TikTok, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, सोशल मीडिया हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है।
बहुत सारे सेक्टर्स इससे क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें यंगर जो जनरेशन है, अगर आप उनका कम्युनिकेशन अगर आप देखेंगे तो वो काफी अलग है, ठीक है। और वो काफी एक्टिव भी है सोशल मीडिया पे, जैसे यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, ठीक है। स्नैपचैट पे तो बच्चे, स्नैप, हमारी स्ट्राइक नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। खैर क्या ही बोले। अब सोशल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको हम पुट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मिल रहा है जो लाइक जिसमें रीच हमारी बहुत जल्दी बढ़ सकती है, तो वहां हम हमारा कोई भी जो पॉइंट है उसको हम खुल करके वहां पर बता सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसी ड्राइव है जिसमें कि हम कोई कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है, किसी अच्छी चीज के लिए, कोई एनजीओ के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वहां पर हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे उसको काफी बढ़ावा मिल सकता है। सोशली हम एक्टिव हैं, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के। तो पॉजिटिव पॉइंट भी है इसके, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही है कि भाई आपको इंस्टाग्राम, वो अलग बात है कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि भाई तुम, हाँ बच्चे करते भी है कि भाई इंस्टाग्राम पे रील्स ही देख रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ वही नहीं है उसका काम, लाइक उसका हम यूज अगर करें तो बहुत पॉजिटिव यूज भी है, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ देख रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन में तो हम ये बता रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं, ठीक है, यूथ के लिए, ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली यूथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने बताया कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है यंगर जनरेशन पे, इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरा, अगर हम मेन बॉडी की बात करते हैं तो मेन बॉडी हमने यहाँ पर लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली इतने वर्ड्स में हमने लिखी है, ठीक है, 2-3 लाइन और बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, किसके लिए, यूथ के लिए। ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सेस में हमको हेल्प करता है सोशल मीडिया, एजुकेशन में, कनेक्टिविटी में, ठीक है, इसमें हमको हेल्प करता है। और फिर एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने समझाया कि 2025 में कितने यूजर्स थे, ठीक है, ठीक है। तो 692 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हमको मिल रहे थे, जो कि हाफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हमारी जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, ठीक है। यंग पीपल जो है वो, जो प्लेटफॉर्म है वो लर्निंग के लिए, डेवलप, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया ड्राइव्स, जैसा कि मैंने बताया कि सिविक अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, कोई भी आप ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं कोई सोशल कॉज के लिए या एनवायरमेंट के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपकी आवाज लोग सुने, ठीक है, तो उसके लिए भी आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इसका हमको बेनिफिट, या यूं कह लेके हमको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव आउटकम हमको देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया का, ठीक है। तो मेन बॉडी में हमने बेनिफिट्स का एक पैराग्राफ यहाँ पर लिया है। तो ऑब्वियसली दूसरा पैराग्राफ हमारा किस पे होगा, यहाँ पर चैलेंजेस का, या जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है डाउन साइड, तो देयर आर सीरियस डाउन साइड्स। क्या डाउन साइड हमको देखने को मिल रहा है, भाई मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ गए हैं, ठीक है, ओवर यूज कर, मतलब अगर इस सोशल मीडिया का हम ओवर यूज देख पा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ये नेशनल जो सर्वे है उसमें पाया गया कि जो हाफ ऑफ इंडियन यूथ है, कितने एज के, 9 से 17 के एज के, वो क्या कर रहे हैं, 3 घंटे से ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, या तो गेमिंग में, या तो कोई एप्लीकेशन में, ठीक है। जो कि किसने ये रिपोर्ट किया है, बहुत सारे पेरेंट्स ने, ठीक है, कि उनको लेकर के वो क्या है, वरी है, ठीक है, कंडीशन क्योंकि वर्स होती जा रही है। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, तो अगर हम देख पा रहे हैं कि तो मिस इन्फॉर्मेशन भी इससे फैल सकती है, फैला सकते हैं लोग, फैलाते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर बुलिंग हो रही है, फ्रॉड के केसेस अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑनलाइन जैसे चिट चैट करके लोगों को ठगना, ठीक है, तो ये भी चीजें हमको देखने को मिल रही है। एडिक्टिव बिहेवियर लोगों में देखने को मिल रहा है, अगर आपने बहुत छोटे छोटे बच्चों को अगर देखा होगा तो उनका फोन यूज करना, ठीक है, और अगर उनसे आपने फोन ले लिया तो उनका बिहेवियर, उसमें काफी चेंजेस हमको उस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है करंट केस का, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आ रहा है और अगर आपने नेपाल में जो हुआ अगर उसको डिस्कस नहीं किया या उसके बारे में नहीं बात की तो ये अधूरा रह जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो अंडरलाइन कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, नेपाल की जो ट्रेजेडी जो भी नेपाल में जो कुछ हुआ, ठीक है, तो उसके अंडरलाइन कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कॉज ये भी था, एक फैक्टर ये भी था कि जहां हमको क्या देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, 26 जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उसको उन्होंने बैन किया था, जिससे कि क्या हुआ, जेंजी जो है वो प्रोटेस्ट पे उतरे थे, ठीक है, और जिसमें हमको देखने को मिला कि इतने लोग इंजर्ड हुए, इतने लोग मरे हैं, ठीक है। अब ये तो नंबर्स आगे पीछे हमको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो बैन है इसको कैसा देखा गया, तो वायोलेशन ऑफ फ्री स्पीच, ठीक है, इस तरह से देखा गया कि भाई बोलने की जो आजादी है उस पर आपने सेंसरशिप ये आपने इम्पोज कर दिया, ठीक है। और इसके अंडरलाइन और भी बहुत सारे कॉज थे, लेकिन ये एक फैक्टर हमको जरूर देखने को मिला वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि यूथ कितना डिपेंडेंट हो चुका है सोशल मीडिया पे, ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक्सप्रेशन एंड एक्टिविज्म के लिए भी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मेन बॉडी में हमने प्लस देखा, ठीक है, मैनी बेनिफिट्स देखे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे, प्लस एक एग्जांपल बता दिया कि भाई लाइव एग्जांपल के हमको क्या देखने को मिला कि भाई नेपाल में क्या हुआ, ठीक है। अब अगर कंक्लूजन की आप बात करेंगे तो 35 वर्ड्स में मैंने यहाँ पर आपको इसका कंक्लूजन यहाँ पर दिया है। तो कंक्लूजन में ऑब्वियसली सोशल मीडिया जो है एक पावरफुल टूल जरूर है, इसका अगर सही से यूज किया जाए तो बहुत पावरफुल है, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, एक्टिविज्म के लिए बहुत अच्छा काम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही हमको एस्पेक्ट मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव है, लेकिन रिस्क जरूर है इसके, ठीक है। तो ये रिस्क आप यहाँ पर बता सकते हो और साथ में बोल सकते हो कि इसको मैनेज रेगुलेट किया जाए, ठीक है, प्रॉपर अगर रेगुलेशंस आ जाए, लिटरेसी आ जाए, रिस्पॉन्सिबल यूज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो यूज कर रहा है उसके अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो जाए, तो इसका यूज बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने जो एंड यहाँ पर किया है कंक्लूजन में, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बता करके पूरा हमने एंड किया है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा मैंने आपको ऐसे 250 से 300 वर्ड्स में देने की कोशिश की है, तो इसको एक बार अच्छे से और रीड करिएगा, देख जाइएगा इसको, ठीक है। तो थोड़ा अभी हम कोशिश करते हैं हमारे लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। तो बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसका इम्पैक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट जॉब्स पे। तो जब जॉब्स बोल रहे हैं तो सिर्फ बैंकिंग के जॉब्स नहीं आएंगे, अलग अलग सेक्टर्स के आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, जॉब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हमको, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में हमको ये बिगेस्ट चेंज हमको देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छा हमको हेल्प कर रहा है कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने में, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जैसे अपॉर्चुनिटीज है तो ऑब्वियसली इसके कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी बहुत सुना होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है इसके ऊपर, इसका नेगेटिव हमको इम्पैक्ट देखने को मिला है, बहुत सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो है जॉब्स जा रही है। तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, ये आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैंकिंग में हमको बेनिफिट क्या मिल रहा है, प्लस हमने यहाँ पर क्या बताया कि भाई बैंकिंग सेक्टर में नहीं तो अलग अलग सेक्टर्स में जॉब्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेन बॉडी में ऑब्वियसली एक जो पैराग्राफ हमारा रहेगा वो किस पे रहेगा कि बैंक्स में इसका यूज कैसे किया जा रहा है। तो इसने किया क्या, सर्विसेज को फास्टर बना दिया, एफिशिएंट बना दिया। एक रिपोर्ट हमको यहाँ पर मिल रही है, 2025 की रिपोर्ट है, जो कि बता रही है 46% मोर प्रोडक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी, कब तक, बाय 2030 तक। ये कौन अचीव कर लेगा, बैंक्स, ठीक है, किसकी मदद से, एआई टूल्स की मदद से, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो 79% ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स है वो एआई चैटबॉट्स यूज कर रही है, जिसमें आपको एसबीआई का आपको मिल रहा होगा, ठीक है, चैटबॉट। अब मेरे को नाम इसका याद नहीं आ रहा है, एक सिया करके है, ठीक है। और भी बैंक्स के आपको यहाँ पर चैटबॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्वेरीज के लिए। तो ये आपको क्या कर रहा है, क्विक
या यूं कह ले कि आपको हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एआई क्या कर रहा है, तो क्विक लोन अप्रूवल्स में और रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन में आपको मदद कर रहा है यहाँ पर। समझ में आया? तो एआई का यहाँ जो हमने बताया सेकेंड पैराग्राफ में कि बैंक में हमको डेटा भी हमने कुछ हद तक देने की कोशिश की, एक रिपोर्ट के बारे में बात की है, डेटा कि कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर इसका यूज फिलहाल हमको क्या मिल रहा है वो भी हमने दिया। लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड है, इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स, तो हमने बैंक्स में क्या इम्पैक्ट आया है जॉब्स के ऊपर उसको भी यहाँ पर कोशिश की है बताने की। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रोथ में, ठीक है, हमको जॉब चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं ग्रोथ के साथ साथ में। तो एक एग्जांपल यहाँ भी दिया है सिंगापुर का, डीबीएस बैंक का, जिसने अनाउंस क्या किया है, 4000 टेम्पररी जॉब्स वो क्या की जाएगी, कट की जाएगी ऑटोमेशन के वजह से, ठीक है। और जो ग्लोबल सर्वे है उसने क्या एस्टिमेट दिया कि 2 लाख जो हमारी बैंक जॉब्स हैं वो वैनिश होगी, कब तक, 5 इयर्स में, ठीक है। थोड़ा सा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है, तो हमको यहाँ पर इस फैक्ट को रखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तो अगर अभी देखते हैं यहाँ पर, तो जो सेम टाइम पे हमने, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है नेगेटिव, तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं बताने की कि चलो अच्छा ये जॉब्स तो जाएंगी, लेकिन साथ में कुछ न्यू जॉब्स भी तो आएंगी। एआई डिजाइन हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, तो एक तरह की जॉब्स जाएंगी तो दूसरी तरह की जॉब्स हमको देखने को मिलेगी। जब ये कंप्यूटर आया था ना, तब भी ये बहुत बातें हो रही थी कि अगर कंप्यूटर आ रहा है तो बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, ठीक है। वैसे एआई के बारे में भी हमको यही सुनने को मिल रहा है। खैर, एआई उससे 2 कदम आगे है कंप्यूटर से, क्योंकि ऑब्वियसली ले ऑफ हुए हैं और बहुत बड़े नंबर में हुए हैं ले ऑफ, ठीक है। कोई बात नहीं, तो चलिए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं इसमें और आगे बढ़ने की और पैराग्राफ को जरा यहाँ पर देखने की। तो अदर सेक्टर्स में अभी जो हमने बताया इसका इम्पैक्ट जॉब्स के ऊपर, तो वो बैंकिंग सेक्टर में हमने बताया था। तो अभी हम क्या देखेंगे, अदर सेक्टर्स में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे आईटी में, तो ये जो कंपनीज है एसेंचर एंड इन्फोसिस, उन्होंने हायरिंग को स्लो कर दिया है, ठीक है। मीडिया में अगर देखते हैं तो हमको चैट जीपीटी का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, न्यूज ड्राफ्ट्स, एड्स ये लिखने के लिए। तो डिमांड जो है एंट्री लेवल राइटर्स की वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आईटी में, मीडिया में, वैसे ही हेल्थ केयर में, तो एआई जो है वो हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर असिस्ट कर रहा है डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है। और जूनियर जो स्टाफ है उनकी डिमांड जो हो रही है वो कम हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर जो एआई है वो सिर्फ रिप्लेस नहीं कर रहा है जॉब्स को, लेकिन क्रिएट भी कर रहा है। तो अगेन देखो, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस ये ले लिया कि अगर ये नेगेटिव लग रहा है तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमने इस चीज को, इस पैराग्राफ को कोशिश की है एंड करने की, ठीक है। ओके, बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये जरूर पॉइंट ऐड करिएगा कि डिमांड जो हो रही है ना वो शिफ्ट हो रही है रूटीन वर्क से एडवांस स्किल्स पे, ठीक है। अब अगर कंक्लूजन की बात करोगे तो एआई ट्रांसफॉर्म तो कर रहा है बैंकिंग सेक्टर्स को, अदर इंडस्ट्रीज को। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे हमको नई अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेगी, साथ साथ में कुछ जॉब्स भी जो है वो रिस्क में है, लेकिन साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज डेटा से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड हमको मिल रही है, ठीक है। रीस्किलिंग की जरूरत है, ये ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है विदाउट लिविंग पीपल बिहाइंड, ठीक है। ये एक और एस्पेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पूरी तरह से नेगेटिव होकर के नहीं लिखना है। तो हमको पॉजिटिव और बैलेंस्ड व्यू बताना है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताए हैं तो पॉजिटिव भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ में दोनों पॉइंट्स चल रहे हैं। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो ऐसे है वो किस पे है, ठीक है। तो ग्रीन फाइनेंस एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ग्रीन फाइनेंस, ठीक है, एंड इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर बाय 2047। जैसा कि आपको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो 2047 में 100 ईयर्स हमको कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस 100 ईयर्स में जो हमारे टारगेट्स हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, जो हमारे कमिटमेंट्स है, उसमें हमको ग्रीन फाइनेंस जो है वो काफी हद तक हेल्प करेगा। अब ग्रीन फाइनेंस होता क्या है, सबसे मेजर जो पॉइंट है ग्रीन फाइनेंस होता क्या है, इसको आपको कवर करना है कहाँ, इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहले तो जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई सेंटनरी है, सॉरी सेंटेनरी है ऑफ इंडिपेंडेंस इन 47 में, ठीक है।
तो इंडिया का जो कमिटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस विजन को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रीन फाइनेंस, देखो ग्रीन फाइनेंस होता क्या है कि उस तरह का इन्वेस्टमेंट या उस तरह से हमको फंड रेज करना जो हम डायरेक्ट कर सके या चैनलाइज कर सके उन जगहों पर कि जो उन प्रोजेक्ट्स में जो कि सस्टेनेबल है और इको फ्रेंडली है या एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो उस तरह के जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, विंड एनर्जी हो गई, तो उससे उससे जुड़े हुए जो भी हमको प्रोजेक्ट्स या जो भी हमारे नीड्स हैं, ठीक है, तो ये जो फाइनेंस है ये उसके लिए क्या करेगा, या तो इन्वेस्टमेंट करेगा या फंड रेज करेगा। जैसे उसमें आपको जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स हो गया, ग्रीन लोन्स हो गए, ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे ग्रीन फाइनेंस। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किस पे किया, एम क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एम कर रहा है। तो हम उस तरह का फंड रेज करेंगे जो कि क्या हो सके, चैनलाइज हो सके, हमारे जो भी एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये चैनलाइज हो सके, ठीक है। तो ग्रीन फाइनेंस की डेफिनेशन डेफिनेटली आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, ये समझ में आया। फिर यहाँ पर बताया गया कि भाई अभी आगे हम क्या बात करने वाले हैं, तो जो रोल है ग्रीन फाइनेंस का, ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट चेंज गोल्स में वो कैसे अलाइन हो रहा है और कैसे हम इसको आगे विजन के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा ऑब्वियसली ग्रीन फाइनेंस की डेफिनेशन मेजर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। मेन बॉडी में अगर आप बात करेंगे तो मेन बॉडी में आप इंस्ट्रूमेंट्स बता सकते हैं, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है, आप ग्रीन लोन्स के बारे में आप चाहें तो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि लो कार्बन इकोनॉमी हम चाहते हैं, ठीक है, हमारा जो ट्रांजिशन हो वो एक लो कार्बन इकोनॉमी में हो, ठीक है। नेट जीरो टारगेट है हमारा, नेट जीरो एमिशन टारगेट है, ये टारगेट जो हमने बनाया है 2070 तक का, ठीक है। तो हमको 2070 तक क्या करना है, नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन हमारा जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। तो अगर हम ये चाह रहे हैं तो लो कार्बन इकोनॉमी या नेट जीरो, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये बहुत एसेंशियल है, ठीक है। और अगर ये एक इनिशिएटिव है, मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट देने की पूरी कोशिश की है कि भाई क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव्स है 2024 की रिपोर्ट, जिसमें क्या बताया गया कि इंडिया को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो 162.5 लाख करोड़, और यूएस डॉलर में अगर आप बोलते हैं तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये 2015 से 2030 तक की हमारी रिक्वायरमेंट है, ताकि हम जो हमारे एनडीसीज हैं, नेशनली डिटरमिन्ड हमारे कंट्रीब्यूशंस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, तो उसको मीट कर सके, जो हमारे क्राइटेरियाज हैं जो हमने पुट किए हैं उसको हम मीट कर सके। फिर एक इसमें एक टर्म ये भी ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज, ठीक है, इसको भी हमको अचीव करना है, जिसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि भाई हम ग्रीन फाइनेंसिंग करें, या नेट जीरो टारगेट हमारा क्लाइमेट से जुड़े हुए जो हमारे प्लान्स हैं या जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उसको हम पूरा करें, ठीक है। समझ में आया? तो एक जो हमारा पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ ये बन गया, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आप बता सकते हैं चाहे तो, ग्रीन बॉन्ड्स एंड ग्रीन लोन्स, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़े अब इसमें जी। जी देखिए, तो अब जो नेक्स्ट ये पैराग्राफ मेरे को मिल रहा है भाई 2023 में इंडिया का जो डेट मार्केट था, सस्टेनेबल डेट मार्केट, देखो अगर ग्रीन बॉन्ड की बात करते तो वो भी डेट मार्केट में ही आएगा, वो क्या हो गया, सरपास हो गया कितने से, 55.9 बिलियन यूएस डॉलर से, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज ग्रीन, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और ये जो फंड है ये कहाँ, जैसा कि मैंने बोला कि चैनलाइज किया जाएगा सेक्टर्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब में चैनलाइज किया जाएगा, इनके लिए यूज किया जाएगा ये फंड, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट का कमिटमेंट जो है वो क्या है, तो इसका जो डिक्लेरेशन है वो अचीव करना है नेट जीरो एमिशन, जैसा अभी हमने देखा 2070 तक हमको जीरो एमिशन करना है, कार्बन एमिशन जीरो करना है। उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी, जो भी स्कीम्स हैं या कोई इनिशिएटिव है तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं, जैसे पैट, परफॉर्म
अचीव एंड ट्रेड, ठीक है, ये एक स्कीम है। वैसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। एंड क्लीन एनर्जी को ये प्रमोट करता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर चैलेंजेस, ऑब्वियसली क्योंकि कोई भी अगर ऐसा कोई नया इनिशिएटिव है तो चैलेंजेस हमारे सामने आते ही हैं। हमको यहाँ पर पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, सबसे बड़ा एक तो ये चाहिए हमको पॉलिसी फ्रेमवर्क। दूसरा प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन, ठीक है। अकेले गवर्नमेंट तो क्या ही करेगी, हमको प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए। कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है जो काम कर रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो एनवायरमेंट को उन ध्यान में रख करके वो कई बार नहीं चलते हैं। तो हमको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी इंक्लूजन चाहिए कि हमारे जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में हमको हेल्प मिले, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग एट द ग्रास रूट लेवल्स टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू ग्रीन फाइनेंस, ठीक है। हमको इस तरह के इंस्टीट्यूट्स चाहिए, या यूं कह ले कि भी हमको ऐसा एक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि हमको ग्रीन फाइनेंस के लिए, यानी हर किसी के लिए, इवन कोई कंपनी भी है अगर वो चाह रही है तो उसको ये एक्सेस मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो हमने पैसेज में, इंट्रोडक्शन में ग्रीन फाइनेंस का एक डेफिनेशन, ठीक है, उसको इंक्लूड हमको करना ही करना है। मेन बॉडी में इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है और क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स और कौन कौन से अभी हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए हमको फंडिंग चाहिए, ठीक है, ग्रीन फाइनेंस हमको चाहिए, तो इसको आप इंक्लूड जरूर करिएगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट देने की हमने कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है, कि रिपोर्ट थी जिसमें क्या बोला गया, ठीक है, हमारे कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं या एसडीजीज के हमारे ऐसे कोई गोल्स हैं जो हमको अचीव करने हैं, ठीक है, इसको हमने कोशिश की है यहाँ पर बताने की, ठीक है। और मेन बॉडी में फिर अगेन हमने यहाँ पर कुछ कोशिश की डेट मार्केट और कैसे हमने फंड रेज किया है और वो कहाँ चैनलाइज होगा। फिर हमारा टारगेट क्या था नेट जीरो एमिशन का, जिसमें कौन से इनिशिएटिव्स अभी हमने लिए हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं हमने वो देख लिया, ठीक है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो कंक्लूजन भी हमारा फिर कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो पॉजिटिव हो, जिसमें हमने बोला कि ग्रीन फाइनेंसिंग जो है काफी इम्पोर्टेंट है, पिवोटल है, ठीक है, इंडिया के विजन को। क्या विजन है इंडिया का? सस्टेनेबल एंड डेवलप्ड नेशन बनाना है हमको 2047 तक। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, अब इसमें एक ईवी वाला पॉइंट चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, भी ये इस पे भी काम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ग्रीन फाइनेंस है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर देखेंगे तो सब्सिडी वगैरह हमको गवर्नमेंट से मिल जाती है। तो पॉलिसी सपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडिया कैन लीड द वे इन ग्लोबल क्लाइमेट एंड एंश्योरिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा 30-40 वर्ड्स में, जो हमने इंट्रोडक्शन में मेन बॉडी में जो बात की है उसको ध्यान में रखते हुए हम बना सकते हैं कंक्लूजन। कोई लाइक बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपके पास कंटेंट जरूर होना चाहिए, ताकि अगर कंटेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक आउटलाइन बना सकते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मेन बॉडी में कौन से पॉइंट आ सकते हैं और कंक्लूजन में क्या आ सकता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ग्रीन फाइनेंस हो गया, जीएसटी हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें फैक्ट्स हैं, डेटा है, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो लैक करेगा कंटेंट आपका, शायद हो सकता है 10% 20% ही हमारा मैच हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसके आउटलाइंस दिए हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, आपके पास काफी सारा कंटेंट आपको वहीं से मिल जाएगा। खाली आपको थोड़ा फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट, इसको जरूर चेक करना होगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमको मिल रहा है, 3 तो मैंने मॉडल एसेस दिए थे, अभी ये टेम्पलेट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये आपके लिए है, आपको देखना है। जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जिसका जो डेफिनेशन पे बेस्ड, जैसे अभी हमने देखा था फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वो उसका जब भी हमको इंट्रोडक्शन मिलेगा ना, वो किससे मिलेगा? डेफिनेशन से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। तो डेफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, उसका एक छोटा सा टेम्पलेट मैंने यहाँ दिया है और उसका एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे दिया। तो इसको जरा गो थ्रू करिएगा कि ये कैसे लिखा गया है। तो इन वर्डिंग का भी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो एंडिंग, ठीक है,
देखिए कंक्लूजन मेरा ऐसा मानना, मैंने आपको जरूर यहाँ पर टेम्पलेट दिया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कंक्लूजन वहां पर जो हमने इंट्रोडक्शन मेन बॉडी लिया है उससे लिंक करता हुआ कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड, सजेशन, ठीक है, पॉलिसी एम्फेसिस, ये कुछ अगर हम बताते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव हमको साउंड करेगा। अदरवाइज आपके पास मैंने यहाँ पर टेम्पलेट दिए हैं कि भाई अगर कोई डेफिनेशन बेस्ड हमारा टॉपिक है तो फिर एंड में हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, नेसेसिटी है, ठीक है, और अवेयरनेस के थ्रू और इफेक्टिव मेजर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी इंश्योर कर सकती है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को और इंक्लूसिवनेस को। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी में, कैशलेस इकोनॉमी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो इसमें ये चीज जो है हमको हेल्प कर सकती है। सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन में भी ये चीज, ये अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको दिए थे कि इन टॉपिक्स में आप इस तरह से टेम्पलेट चाहें तो यूज कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन बेस्ड हमको मिल सकता है, ऐसे कोड बेस्ड हमारे सोशल इश्यूज मिलेंगे हमको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंस्पिरेशनल और सोशल इश्यूज, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, यूथ, एनवायरमेंट, इससे जुड़े हुए अगर टॉपिक आ रहे हैं तो हम कोड दे सकते हैं, अदरवाइज कोड से स्टार्ट करने से बचिएगा। अगर फैक्ट बेस्ड है तो कोड से स्टार्ट करने से आपको बचना है। समझ में आया, ठीक है। तो कंक्लूजन भी कुछ ऐसा हमको मिल सकता है। फैक्ट बेस्ड तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्री का कोई स्टेटमेंट आया है या कुछ भी, तो फैक्ट बेस्ड हमको इस तरह से स्टार्ट मिल सकता है। और कंक्लूजन है इसका यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड अगर हमको दे करके रखा है ऐसे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारे चैलेंजेस है जिसमें से ये एक चैलेंज है, ठीक है, और अलग अलग इनिशिएटिव के बावजूद भी हमको ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है जिसपे काम हो रहा है और किया जा रहा है, ठीक है। डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन, ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लिखें उसमें कुछ भी एक्सट्रीम ना हो, ठीक है, और बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको एक बार आप देखिएगा, ठीक है। जनरल स्पेसिफिक एसेस दे दिए, करंट इवेंट से जुड़ा हुआ अगर कुछ आ रहा है, रिफॉर्म्स जैसा कि अभी हमने देखा था, तो द रिसेंट, ये इसी तरह से हमने चालू किया था कि रिसेंटली क्या रिफॉर्म हुआ है, क्या हाईलाइट कर रहा है, उसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, और क्या उसमें मेजर चेंजेस किए गए, बेनिफिट क्या, जैसे यहाँ पर आपको दिया है, तो चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो टोटली मैंने कुछ 8 टॉपिक्स आपको यहाँ पर जिसके टेम्पलेट्स कोशिश की है कि आपको कुछ मिले। अब ये फोकस एरिया है, फोकस एरिया कह लो या टॉपिक्स ही कह लो कि जिनके ऊपर एसेज आना कैन बी पॉसिबल, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यही टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको जैसे आगे भी मैंने दे ही दिए हैं, लेकिन स्टिल अब पीडीएफ में ये यहाँ पर था ऑलरेडी तो मैंने इसको हटाया नहीं है यहाँ से, ठीक है, तो मैंने इसको यहीं पर रखा ही है। जैसे डिजिटल डिवाइड ये आपको मिल रहा है, गिग इकोनॉमी, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, गिग इकोनॉमी, इसको भी बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बीच में बहुत न्यूज में था, ये भी बहुत बहुत न्यूज में था ये गिग इकोनॉमी, ठीक है। ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, ईवी, ठीक है, एआई, ये कुछ टॉपिक्स हैं। स्पेस सेक्टर भी एक हमारा टॉपिक हमको मिल सकता है, स्पेस सेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा तैयार कर लेना, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स जो है, ठीक है, ये भी हमको मिल सकता है। डिफेंस से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये अभी जैसा कि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, न्यूज में था, तो डिफेंस से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है कि न्यूज में हो। एजुकेशन और हेल्थ मेडिकल, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, एजुकेशन है, हेल्थ है, मेडिकल है, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत डेटा फैक्ट्स इसको कलेक्ट करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा कि कुछ आपको अच्छा कंटेंट आपके पास हो ताकि आप लिख सकें। देखिए कंटेंट है तो इजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि अब फॉर्मेट आपको पता है,
आपको पता है इंट्रोडक्शन आपका 4 या 5 लाइन में ही होना चाहिए, मेन बॉडी आपके 2-3 पैराग्राफ में हो सकता है, कंक्लूजन 1 पैराग्राफ में, ठीक है। तो फॉर्मेट पता है, कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं वो पता है, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, हमको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, जो भी मेन पॉइंट्स है वो हमको मेन बॉडी में लिखने हैं, ठीक है। और जो कंक्लूजन है हमारा उसको हमको सम अप करना है कि जो भी हमने बात करी है उसको सम अप करना है पॉजिटिव एंड पे, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास कंटेंट है ना तो हम स्केलेटन वहीं पर तैयार कर सकते हैं, प्रॉपर एक आउटलाइन हम वहीं पर तैयार कर सकते हैं। अगर कंटेंट नहीं है तो फिर बात होगी हवा में तीर चलाने की, ठीक है। तो मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं, तो अभी आपके देखा जाए तो टाइम आप लोगों के पास कम है प्रिपेयर करने का, लेकिन स्टिल कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उतना आप काम कर रहे हैं इसमें। और इन एनी केस अगर आपको मेरी कोई नीड है इसमें, ठीक है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो उसको कवर कर लेंगे हम जल्दी से, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, and thank you so much for watching my video. Thank you.